पूरी दुनिया को मानवता और करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अगुआ महात्मा ज्योतिराव फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, खंड खंड में खंडित भारत को अखंड भारत का स्वरूप प्रदान करने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले और भारत को संविधान देने वाले मोक्षत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सहित देश में जन्मे सभी वीर शहीदों संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और चौधरी महाराज सिंह भारती जी के जन्म जयंती के संयुक्त कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन भीमानी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनके साथ मंच पर मंचासीन नेशनल जनबल के संपादक आदरणीय नीरज भाई पटेल जी और आप सब लोगों के बीच में अपने साहित्यों से अपनी पहचान बनाने वाले रामेश्वर पटेल जी सहित मंच पर उपस्थित सभी अपने विशिष्ट अतिथियों का, प्रबुद्ध जनों का, माताओं बहनों का, मीडिया के साथियों का, सुरक्षा कर्मियों का, सामने बैठे हुए बहुजन समाज के सभी योद्धाओं का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज का यह दिन निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाला दिन है, जब हम अपने उन महापुरुषों को याद करने का काम कर रहे हैं और उनके उन विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको संकल्प लेने का कार्य कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज इन्हीं महापुरुषों की बदौलत आज हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने का हक जो पाए हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इतनी बड़ी तादाद को हक अधिकार से लवरस करने वाले इन महापुरुष, आज इनकी विचारधारा उपेक्षित और वंचित हो गई है। आप महसूस कर रहे होंगे, हम सब लोग महसूस करते हैं कि जिस समाज के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया, उनको हक अधिकार देने का काम किया, आज उनमें से 1% के लोग उनकी जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और बाकी लोग, अभी आप सब लोगों ने अपने समाज में देखा होगा, हर एक विधानसभा में आप देख सकते हैं। मैंने प्रतापगढ़ प्रयागराज में एक विधानसभा में जाकर के मैंने एक आंकड़ा देखा था, हर एक विधानसभा में लगभग 3000 दुर्गा पूजा के पंडाल सजे थे। हर गांव में मेले के कार्यक्रम के आयोजन, दंगल के कार्यक्रम के आयोजन, भरत मिलाप के आयोजन। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपका जो 99% भाई जो इस मंच पर इस पंडाल के सम्मुख नहीं आ पाया है, आज भी वो कांवड़ यात्रा को सजाने संवारने का काम कर रहा है, वो बाबा साहब की बातों को भूल चुका है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक 99% पीछे छूटे हुए अपने भाइयों को आगे ला करके महाराज सिंह भारती के विचारधारा से और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिए गए योगदान को याद दिलाने का काम नहीं करोगे, तब तक इस जन्म जयंती के कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सदियों से हम लोगों ने अन्याय अत्याचार को सहा है, उसका सामना किया है और उसी पीड़ा को लेकर के जब महाराज सिंह भारती पहली बार लोकसभा में जाते हैं 1957 में, तो लोकसभा में भी नीरज भाई पटेल जी ने और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि उन्होंने एक वसीयतनामा देने का काम किया लोकसभा को। क्या कहा कि मेरे मरने के बाद जब इस लोकसभा के भीतर मेरे मरणोपरांत शोक सभा का आयोजन हो, तो उसमें कोई ऐसे शब्द ना लाए जाए कि मैं स्वर्गवासी हो गया, क्योंकि मैं स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन जो कांवड़ यात्रा निकालने वाले लोग हैं, 99% आपका भाई है। जो दुर्गा पूजा पंडाल सजाने वाले लोग हैं, जो
जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं वो 99% आपका भाई है। क्या इस बात को वो जान पाया है? आज सवाल ये छोड़ करके जाते हैं। उनको बताने का काम कौन करेगा? उनको जगाने का काम करेगा कौन करेगा? उनको चलाने का काम कौन करेगा? आज संकल्प लेकर के जाना है। उन्होंने कहा था कि मौन रख करके मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन आज आपका जो 99% आपका जो भाई है, जो गांव के जो अपने घर का जब परिजन खत्म होता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए तेरहवीं का भोज करने का काम करता है। सम्मानित साथियों, ये बात को बताओगे, इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज सिंह भारती जैसे एक प्रखर नेता के साथ साथ एक ऐसे विचारक थे जो मानववादी विचारक और विज्ञानवादी विचारक थे। नारियों के उत्थान की जो बातें उन्होंने लिखी, किसानों के उत्थान की जो बातें उन्होंने लिखी, और धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो बातें उन्होंने लिखी, जो तर्कवाद का सहारा लेने का काम किया, जो विज्ञानवाद को अपनी लेखनी से दर्शाने का काम किया, वह आप उनके सामने लाने का काम कब करोगे? ये सवाल मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जाता हूँ। यह कार्यक्रम तभी सफल हो पाएगा, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का आना या यहाँ पर बहुत सारे जो नेता है, जो समाज सेवी है, इनका आप लोगों के बीच में आना तभी सार्थक हो पाएगा जब ये बात उनके बीच में ले जाने का काम करोगे। जो 99% आपका भाई अभी आपके पीछे छूटा हुआ है। सम्मानित साथियों, हम वही लोग हैं। बहुत सारे लोग जब हम राजनीतिक मंच से आरक्षण की बात करते हैं, जब हम संविधान बचाने की बात करते हैं, तो बड़े पैमाने पर लोग इस बात का भी विरोध करने का काम करते हैं कि आपको आरक्षण कब तक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1795 के पहले जब यहाँ के आज का जो पिछड़ा और दलित समाज का जो भाई है, जब इसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं मिला था, और ब्रिटिश हुकूमत की वो देन है जब आपको संपत्ति रखने का अधिकार अधिनियम 1795 बना करके देने का काम किया, तब मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि सदियों से आपको संपत्ति रखने से वंचित किया गया था, सदियों से आपको शिक्षा लेने से वंचित किया गया था, सदियों से आपको समानता के साथ उठने बैठने से वंचित करने का काम किया गया था। कभी आपने उनसे नहीं पूछा कि कितने वर्ष गुजर गए, कितने वर्षों तक अन्याय अत्याचार किया। जब आप सब लोग अपने पुराने इतिहास पर नजर डालते हो, त्रावणकोर की वो घटना भी आपको याद होगी, नागेली की घटना, जब एक बेटी ने अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए स्तन कर जब नहीं चुका पाई, अपने स्तन को काट करके अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया, और महिलाओं को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसे अन्याय अत्याचार जो आज हमारे आपके बीच में आज भी होते चले आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आज भी जातियों के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है, आज भी जातियों के नाम पर अपमान किए जा रहे हैं, अब लोगों को अपमानित किया जा रहा है। लेकिन आज भी हम लोग कुछ लोग नारा देने का काम करते हैं। पहले वर्ण व्यवस्था के नाम पर बांटने का काम किया, और जब वो इकट्ठे होने लगे तो जातियों के नाम पर बांटने का काम किया, और फिर से जब वर्ग के नाम पर इकट्ठे होने लगे तो हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करने की बात करते हैं। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब देख लिया कि आरक्षण की लड़ाई ये लोग सड़क से सदन तक एक होकर के लड़ने का काम कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी में रहने के बावजूद भी लोग संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, ये घबराए हुए लोगों ने फिर से एक नया नारा देने का काम किया कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू होकर के जीने का काम करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पहले आपके पुरखे जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, अगर वो ब्रह्मा विष्णु महेश में यकीन करते थे, उनमें विश्वास करते थे, उनमें आस्था रखते थे, तो क्या उनको उनकी संतान नहीं मानते थे? अगर नहीं मानते थे तो वो विश्वास कैसे करते थे? और अगर वो विश्वास करते थे तो आपने उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार करने का काम क्यों किया? आपने उनके साथ उनको जानवरों से बदतर जीवन जीने को मजबूर करने का काम क्यों किया? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं? जब 2017 में सरकार बनते ही सबसे पहले एक काम भारतीय जनता पार्टी ने यह किया कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की धारा 6 जो यह कहती थी कि पिछड़े समाज का वो अभ्यर्थी जो
सामान्य वर्ग के मेरिट को क्वालिफाई करेगा वह पिछड़े और अनुसूचित के कोटे में नहीं गिना जाएगा, उसको सामान्य के कोटे में लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले इसी पर रोक लगाने का काम किया कि पिछड़े और अनुसूचित समाज का कोई भी व्यक्ति जो जाति का कोटा लगा करके वर्ग में के आरक्षण में शामिल होगा वह सामान्य के कोटे में नहीं जाना जाएगा, चाहे वो उस कंपटीशन का, उस प्रतियोगिता का टॉपर ही क्यों ना हो। इससे 5 से 10% आपके अभ्यर्थी जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य कोटे में जाकर के अपने छोटे भाइयों के लिए अवसर देने का काम करते थे, आज वो अवसर से वंचित होने का काम कर रहे हैं। और जो आरक्षण अधिनियम के अनुसार आपका जो कोटा है, आपको पिछड़े समाज के लोगों को 27% का कोटा नहीं मिल रहा है और अनुसूचित समाज के लोगों का भी वो कोटा नहीं मिल रहा है। जितनी भी भर्तियां हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो सिपाही की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी या दरोगा की भर्ती कराई थी, कृषि विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर की भर्ती कराने का काम किया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती कराने का काम किया था, KGMC में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराने का काम किया था, या बड़े पैमाने पर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों की भर्ती कराने का काम किया था। प्राचार्यों की भर्ती में पिछड़े समाज के लोगों को 13% का कोटा मिला था और अनुसूचित समाज के लोगों को 11% का कोटा मिला था। आप समझ सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके उन महापुरुषों ने जो बड़े लंबे समय तक अपने जीवन को संघर्ष में लगा करके लड़ाई लड़ करके आपको आरक्षण का संवैधानिक अधिकार देने का काम किया था, ये भारतीय जनता पार्टी उसे मिटाने का काम कर रही है। लेकिन इसलिए मैं आप सब लोगों से आगे को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि संविधान का राज हो, कानून का राज हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बने, महाराज सिंह भारती के सपनों का भारत बने, तो आपको पीछे छूटे हुए उन 99% नौजवानों को जो गुमराह होकर के दूसरे की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको ला करके हमारे कारवां का हिस्सा बनाने का काम करना होगा। तब महाराज सिंह भारती का सपना पूरा होगा और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए को विश्राम देता हूँ। जय भीम।